प्रणाम भाई लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वह भौतिक विज्ञान है, ठीक है, फिजिक्स। देखो मैंने क्वेश्चन करवाए थे कल। कल का जो लेक्चर मैंने डाला था वो सभी क्वेश्चंस पे थे, लेकिन कुछ कारणवश जो है मेरा ये स्विच ऑफ हो गया था, जिसके कारण जो है मैं कुछ वीडियो बनाया लेकिन उसमें आवाज नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इसके लिए मुझे 10 क्वेश्चन काटने पड़ गए थे, ठीक है। मैं 20 का ही सेट चढ़ा पाया। इसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए हैं डायमेंशन फॉर्मूला से, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहार पुलिस में भी पूछा गया है, वो सभी सारे क्वेश्चंस मैं फिर से डाल दूंगा, ठीक है। चलो देखो, आज हम लोग का चैप्टर जो है शुरू होगा मोशन से, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे क्या, मोशंस। यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन टॉपिक जो है मैंने खत्म कर दिया पूरा, और पूरा आपको दे भी दिया है। उसके साथ जितने वीडियोस थे, सॉरी क्वेश्चंस थे, वो सभी मैंने दे दिए हैं, कुछ छोड़ के, ठीक है। कुछ कट गया था, मैंने बताया ना गलती क्या थी। आज हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशि और सदिश राशि, जानना जरूरी है। जीरो से शुरू करेंगे, थोड़ा नीचे से शुरू करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत भारी भारी बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, अदिश राशि और सदिश राशि ये सभी घुमा घुमा के पूछता है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। देखो अदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें केवल परिमाण, ठीक है, जिसमें केवल परिमाण हो। कुछ बातें देखो, आज समझो, कुछ बातें जो है हम लोग हमें याद रखेंगे। एक तो आपसे बहुत लंबा परिभाषा वो कभी नहीं पूछेगा, बीपीएससी का एग्जाम होगा वो आपसे लंबा परिभाषा नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल उठा के पूछेगा कि अदिश राशि है कि सदिश राशि है, ठीक है। इस तरह से याद करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें केवल परिमाण उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। और सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होता है, ठीक है। परिमाण तो होगा, परिमाण हो, लेकिन जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो, दिशा दोनों हो, ठीक है, उसको बोलेंगे सदिश राशि, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि उसको बोलेंगे जिसमें परिमाण भी हो और दिशा, किस दिशा में वह जा रहा है, डायरेक्शन उसका क्या है। जैसे कि मान लो इधर जा रहे हैं, इधर वह किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में। एक ट्रक है, वह जा रहा है, उसका परिमाण भी हो गया, वह किस दिशा में जा रहा है, तो पूर्व, यह पूर्व दिशा है ना, ईस्ट, तो वह पूर्व दिशा में जा रहा है, यह सदिश राशि हो गया। लेकिन इसमें कोई दिशा ना हो, जिसमें दिशा ना हो लेकिन केवल परिमाण हो, उसको अदिश राशि कहेंगे, ठीक है, अदिश राशि कहेंगे। जैसे लंबाई, लंबाई का कोई दिशा नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका परिमाण होगा, ठीक है, तो वह हमारा क्या कहेगा, अदिश राशि। सदिश राशि तो बहुत हल्का है, आप वेलोसिटी ले लो, वेग, वेलोसिटी, जिसको ds/dt बोलते हैं ना, सूत्र क्या में लिखाया था, ds/dt, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना दूरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना समय में गया, वेग कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया यह एक सदिश राशि है, वेग, ठीक है। एक होता है त्वरण, त्वरण क्या होगा, यह भी सदिश राशि होगा, ठीक है। तो इसमें क्या ले ले सर, इसमें ले लेंगे स्पीड, वह इतना स्पीड से जा रहा है, मान लेते हैं कि वह एक व्यक्ति है, इतना स्पीड से एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वह जा रहा है, ठीक है। उसका परिमाण है कि वह 10 किलोमीटर प्रति, उसका परिमाण है कि वह जा रहा है, लेकिन किस दिशा में जा रहा है, मैंने ये बात की चर्चा की ही नहीं है, वह अदिश राशि में जाएगा, ठीक है। त्वरण और वेलोसिटी ये सभी जाएगा सदिश राशि में, ठीक है। जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो, सदिश राशि। जिसमें केवल परिमाण हो, अदिश राशि। केवल परिमाण अदिश राशि में जाएगा, और जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होगा वह कहाँ जाएगा, सदिश राशि में। तो अदिश राशि और सदिश राशि एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखो, अभी अदिश राशि और सदिश राशि हम लोग समझ गए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे विस्थापन और दूरी, इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन सब जो बनेगा ना, फिर आपको लगेगा कि सर काहे ने आप बताया हम लोग को, इसलिए पहले समझ लो। देखो कितना वो छोटा वर्ड सब है, आप लोग जानते भी है विस्थापन दूरी क्या होता है, कैसे यूज करना है ये बात नहीं जानते, इसी बात को तो सिखाना है। देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप ऐसे समझो, कोई एक जगह है, कोई एक बिंदु है ए और कोई एक बिंदु है बी, यहां से यहां तक का एक रास्ता तय किया गया। ए से एक व्यक्ति ए से चलकर बी तक गया, या एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर बी यानी स्कूल तक गया, ठीक है। एक व्यक्ति यहां से निकल कर के यहां तक गया,
यह कहलाया दूरी। ठीक है, इसका परिभाषा मैं इसको समझाने के बाद आपको 1 मिनट में दे दूंगा। ठीक है, एक तो बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई लगी वह है दूरी। ठीक है, एज एग्जाम्पल आप समझो, यह मेरा घर है और यहाँ स्कूल है। ठीक है, जब आप लोग रीजनिंग बनाते हैं ना तो ढेर सारा इसी तरह का कॉन्सेप्ट आएगा, पहले उत्तर गए, फिर ये गए, वो गए, ऐसे गए। यहाँ घर है मेरा। ठीक है, तो यहाँ से निकले इस रास्ते से होते हुए तब यहाँ पे आए, यह मेरा स्कूल है। इसी को बोलेंगे दूरी। यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी दूरी हुई, कुल दूरी, जैसे ये 2 मीटर मान लो, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये 3 मीटर मान लो। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 और 3 7, इस तरह करके आप जोड़ दोगे तो इतना मीटर का रास्ता निकला, इतना मीटर का हमारा पथ निकला। ठीक है, यही हुआ दूरी। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो डिस्प्लेसमेंट के साथ दूरी समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यह ए जो है मेरा घर है, यहाँ से निकले, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे मेरा जो है स्कूल है। तो यहाँ से निकले इस रास्ता से होते हुए यहाँ आए और यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, स्कूल पहुंच गए। अब मैं स्कूल चला गया हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है हमारी कुल दूरी निकलेगी। ठीक है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। ठीक है, तो ये मेरा 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। यहाँ तक की जो है ए से एस तक जाने में मुझे दूरी लगी, कुल दूरी इतना मीटर का लगा। ठीक है, हम लोग जोड़ देंगे उसको तो हम लोग को दूरी का मीटर निकल जाएगा। इसके अलावा विस्थापन क्या होता है? सीधी रेखा। आप डायरेक्ट समझो, सीधी रेखा क्या होता है कि ए से बी तक जाने में कम से कम समय लगा, जितना कम से सीधी रेखा में कम से कम समय लगा हुआ चीज दूरी कहलाएगा। जैसे मान लो ए से एस जाना है, यानी मेरा घर, मैं यहाँ हूँ और यहाँ से मुझे स्कूल जाना है, तो इसका विस्थापन, तो विस्थापन निकालने के लिए यहाँ से सीधी रेखा खींचेंगे। एक सीधी रेखा गई, डायरेक्ट हम लोग पहुंच गए, कम से कम समय लगा है यहाँ से यहाँ तक जाने में। अब बताओ, यहाँ से यहाँ पे घूम के गए थे तो दूरी गिने। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सीधी रेखा खींचू तो यहाँ ये कम समय लगाया होगा, तो ये हमारा विस्थापन कहलाता है। क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछेगा। अभी देखो ना, क्वेश्चन में पूछूंगा, देखो 4 मीटर का समय, इसको 3 मीटर का समय, यहाँ से यहाँ तक जाने में 7 मीटर का समय, 7 मीटर की लंबाई तथा जो भी टाइम लगा हो। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि दूरी और इस विस्थापन, इन दोनों में जो है दूरी क्या दूरी 0 हो सकती है? क्या दूरी बराबर, डिस्टेंस बराबर 0 हो सकता है? या फिर क्या डिस्प्लेसमेंट बराबर 0 हो सकता है? तो इस तरह का सवाल आएगा। तो देखो, दूरी 0 नहीं हो सकती है सर। आप यहाँ से निकले, यहाँ आके फिर यहीं घूम गए, तब भी आपका दूरी नापा जाएगा। जैसे आप ए पॉइंट पे हो और यहाँ से निकले और यहीं से घूम के यहाँ आ गए, तो आपका यहाँ से यहाँ तक का कुल दूरी और यहाँ से यहाँ तक का कुल दूरी मापा जाएगा सर। इसलिए दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकता है। पहली बात मैं समझा रहा हूं, अभी लिखा दूंगा। 1 मिनट लगेगा लिखाने में, लिखा के मैं निकल जाऊंगा। अब समझो, दूरी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? दूरी 0 इसलिए नहीं हो सकता कि मान लेते हैं आप सी जगह पे हो, ठीक है, और यहां से आप यहाँ गए और फिर यहाँ से इधर आ गए। ठीक है, मेरा यहाँ आ गए इसी जगह पे। ठीक है, इसी जगह पे आ गए, जिस बिंदु से आप चले उसी बिंदु पे थोड़ा घूम फिर के उसी बिंदु पे वापस चले आए, तो क्या आपका दूरी 0 हो जाएगा? तो जी नहीं सर, दूरी 0 नहीं होगा, डिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुछ लंबाई होगी, x लंबाई होगी, और यहाँ से यहाँ तक भी कुछ लंबाई होगी, तो y लंबाई होगी, तो x प्लस y लंबाई आपने तय किया है, दूरी आपने तय किया है। मान लेते हैं ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो 5 + 4 9 मीटर की दूरी आपने तय की है। इसलिए दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती, भले आप उस पॉइंट पे आकर रुक गए हैं। डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ये मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो परिभाषा है वह बोलता है सीधी रेखा, कम से कम समय में सीधी रेखा। डिस्प्लेसमेंट अभी 0 में करके बताता हूँ। ठीक है, आप देखो डिस्प्लेसमेंट प्लस भी होगा, माइनस भी होगा और 0 भी। आपको ये बात पहले मैं समझाता हूँ। ठीक है, कैसे होता है देखो। प्लस कैसे होता है ये समझो। आप ए जगह पे खड़े हो और आप बी पे जाना चाहते हो, ये 4 मीटर है, 4 मीटर इसकी दूरी है, तो आप यहाँ से यहाँ तक गए तो प्लस 4 मीटर गए ना, लंबाई पूरी की है ना, तो ये प्लस होगा। ठीक है, आप माइनस भी कर सकते हो,
यहाँ से इधर वापस आओगे तो -4 मीटर जो है आपने पूरी की है, ठीक है। तो ये माइनस भी होगा। अब ये जीरो कैसे होता है ये आप समझो, दूरी जीरो नहीं होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, आपको ये समझाना है। देखो जैसे आप मान लो आप यहाँ पे एक विकेट, यहाँ पे एक पिच बना हुआ है जहाँ लोग खेल रहे हैं, ये एकदम सरल तरीका है। एक प्लेयर यहाँ से दौड़ा और यहाँ से वापस यहाँ आ गया, जबकि यहाँ नहीं पहुंचा, यहाँ जाएगा तब इसका 1 रन बनेगा, लेकिन यहाँ नहीं गया, यहीं आ गया वापस इसी बिंदु पे। तो इसका जो सीधी रेखा खींची जाएगी वो हम कहाँ खींचेंगे बताओ। इस बिंदु से निकला, पूरा घूम फिर के वापस इसी बिंदु, यहाँ से निकला, घुमा 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 वापस इसी बिंदु पे आ गया। अब इसी बिंदु पे आ गया, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो जाती है, ठीक है। मैं परिभाषा से आपको समझा देता हूँ, 1 मिनट और दो, तुरंत समझ जाओगे। इस बात को मैंने अभी आपको बोला कि डिफिनेशन से मैं समझा दूंगा, ठीक है, परिभाषा से। तो मैंने परिभाषा लिख दिया है, ठीक है। देखो परिभाषा, इसी बात को मैं फिर से बोलता हूँ। कोई वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सीधी रेखा में तय की गई दूरी जो है विस्थापन करेगा, ठीक है। मैं पाइथागोरस थ्योरम से आपको दिखाता हूँ। देखो ए है किसी बिंदु पे और वह बिंदु बी पे गया, ठीक है। ये किसी बिंदु पे था, सीधा चल के यहाँ तक आया, तो यह इसकी दूरी हो गई। मान लो ये 4 मीटर और यह 3 मीटर, ठीक है। देखो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की इसकी कुल लंबाई जो होगी यह दूरी कहलाएगी। और सीधी रेखा, देखो यहाँ मैंने लिखा है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जो सीधी रेखा, यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो कम समय में तय की गई सीधी रेखा विस्थापन कहलाएगी, ये भी परिभाषा होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सीधी रेखा खींचेंगे ये होगा विस्थापन, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। इसको एस से दिखा देते हैं, एस से, और यह डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई जो हो गई हमारा डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की सीधी रेखा डिस्प्लेसमेंट हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं कैसे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25, रूट अंडर बराबर 5, यानी इसका मान जो निकलेगा वो 5 मीटर निकलेगा। यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी जो है हमारी 5 मीटर है, जो कि हमारा विस्थापन है, और यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई जो दूरी तय की है वो 4 मीटर इधर है, फिर यहाँ 7 मीटर का 7 मीटर का जो लंबाई लगा वो हमारा दूरी कहलाएगा। ये पॉइंट है, ठीक है। विस्थापन और दूरी हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या समझेंगे, वेग और त्वरण और मंदन, ठीक है। चलो देखो इससे आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेग और त्वरण, ठीक है। कुछ समय लगेगा, त्वरण और वेग को भी समझ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। देखो त्वरण को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग वेग को पहले समझना चाहिए था, ठीक है। त्वरण को हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखो एक्सीलरेशन वर्ड को हम जो है एक्सीलरेट कर देते हैं, एक्सीलरेट, ठीक है। एक्सीलरेट क्या होता है, एक्सीलेटर। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीलेटर घुमाते हैं ना, सॉरी इधर से घुमाते हैं, एक्सीलेटर घुमाते हैं ना, एक्सीलेटर को ही हम एक्सीलरेशन समझते हैं, ठीक है। देखो हम लोग क्या समझ रहे हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन। पहले वेग को ही समझ लेते हैं। किसी वस्तु की दर, मैंने क्या लिखा है वेलोसिटी का सूत्र, ds/dt, इतना लंबाई इतना समय में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना समय में तय करता है, उसको वेग कहते हैं। मान लो आप किसी गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 4 किलोमीटर कम हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 10 मिनट में आप जा रहे हो। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी 1 घंटा में आप 40 किलोमीटर जा रहे हो, ये आपका वेग हो गया। कैसे हो गया सर, तो आप कितना मीटर दूरी तय कर रहे हो, कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना समय में, यही हमारा वेग कहलाता है, ठीक है। परिभाषा मैंने इस तरह से लिखा है, किसी वस्तु की गति की दर की दिशा को संदर्भित करता है, दिखाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि किसी भी चीज से या किसी भी वाहन से आप जो है कितना दूरी तय करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब होता है कितना समय में आप तय करते हैं, ये आपका वेग कहलाता है, ठीक है। वेग उसको बोलते हैं जो कितना समय में कितना किलोमीटर, यानी कितना समय में कितना दूरी को तय किए हैं, वेग कहलाता है, वेलोसिटी, ठीक है। एक्सीलरेशन को समझने के एक्सीलरेटर को हमको समझना पड़ेगा, बहुत ही आसान है त्वरण समझना, ठीक है। एक्सीलरेटर इस हाथ में रहता है, इधर रहता है क्लच, इधर रहता है एक्सीलरेटर, ठीक है। हम लोग एक्सीलरेटर समझते हैं, एक्सीलरेशन आप लोग हमको समझा दीजिएगा। देखिए एक्सीलरेटर जो है
जब एक्सीलरेटर क्या होता है, देखो मैंने लिखा है समय के साथ वेग में परिवर्तन कैसे होता है। जब आप एक्सीलरेटर आप चल रहे हो, ठीक है, आपको जाना है 1 किलोमीटर, इधर यहाँ से ए से बी तक 1 किलोमीटर, फिर बी से सी तक, ए बी सी डी, आपको यहाँ जाना है, ठीक है। आप यहाँ 1 किलोमीटर की स्पीड से गए, यहाँ भी 1 किलोमीटर की स्पीड से गए, एक नहीं 2 किलोमीटर की स्पीड से गए, यहाँ भी 3 किलोमीटर की स्पीड से गए और यहाँ पहुंच गए, ठीक है। ए से निकले डी पे पहुंच गए। अब बताओ, आप जब गाड़ी से जा रहे हो तो आप 1 किलोमीटर पे थोड़ा स्पीड में गए, फिर थोड़ा और आगे जाना है, फिर थोड़ा स्पीड करेंगे तो 2 किलोमीटर पे और स्पीड करेंगे, तब 3 किलोमीटर पे यानी डी पे पहुंचेंगे। तो ये मेरा एक्सीलरेशन, समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। समय तो उतना ही समय तो दे ही रहे हैं, और वेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है। पहले 1 किलोमीटर गए थे ए से बी जाने में, फिर बी से सी जाने में 2 किलोमीटर का स्पीड, यानी एक्सीलरेशन को और स्पीड के एक्सीलरेटर भी बोलते हैं बहुत, ठीक है। और सी से डी जाने में फिर 3 किलोमीटर का स्पीड और स्पीड के गाड़ी को, ठीक है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन भी हुआ, इसी को एक्सीलरेशन त्वरण कहते हैं, ठीक है। एक होता है रिटार्डेशन, -a, ये -a भी पूछ देता है, ठीक है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। रिटार्डेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मंदन। मंदन समझना भी बहुत आसान है। क्या हुआ कि मैंने एक मैंने एक बुलेट खरीदा, ठीक है। अब बुलेट को मैंने क्या किया कि उसको जो है उसमें एक एक्सीलरेटर था, उसको मैंने घुमाया। जब घुमाया तो 1 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, और थोड़ा स्पीड किया तो 2 किलोमीटर के, और थोड़ा स्पीड किया 3 किलोमीटर, और स्पीड किया 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, और स्पीड करता गया तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाने लगा। तो वह मैंने क्या किया, समय के साथ वेग में परिवर्तन किया, जिस स्पीड से जा रहे थे उसको मैंने बढ़ाता चला गया, ठीक है। ये तो समझ गए, इसको एक्सीलरेशन बोले, ठीक है। अब क्या हुआ कि मंदन मुझे समझाना है, ठीक है। मंदन समझो कि मान लो हम लोग जा रहे थे 40 किलोमीटर के स्पीड से, अब जो है मुझे पहुंचना है किसी एक स्थान पे मुझे पहुंचना है। तो अब मैंने क्या किया, ब्रेक लगाया, ठीक है। ब्रेक जब लगाया तो गाड़ी क्या हुई कि धीरे धीरे स्लो हो गई, ठीक है। पहले 40 था, फिर 39 हुआ, फिर 38 हुआ, फिर जाते जाते 4 हुआ, फिर 3 2 1, धीरे धीरे जाके रुक गई। तो ये हमारा रिटार्डेशन यानी मंदन कहलाता है। यानी आप जिस स्पीड से जा रहे हैं उसमें धीरे धीरे कमी करते चले गए, और वही हमारा मंदन यानी -a मतलब मंदन एक्सीलरेशन यानी रिटार्डेशन। -a रिटार्डेशन को और a जो है एक्सीलरेशन को, कहीं कहीं ऐसे भी दर्शाता है, ठीक है। ए एक्सीलरेशन को और -a रिटार्डेशन को, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूँ। वेग क्या होता है, वेग कहता है कि किसी वस्तु की गति की दर, आप ऐसे मैंने परिभाषा समझाया था, डिस्प्लेसमेंट ds/dt, यानी कितना वेग से आप कितना समय में, मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप जा रहे हो, इसका मतलब 40 किलोमीटर का रेंज 1 घंटा में आपने तय किया, इसको वेग कहेंगे, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या कहे हम लोग, एक्सीलरेशन बोले समय के साथ वेग में परिवर्तन किए। कैसे किए, एक्सीलरेटर को घुमाते चले गए, उसके बाद समय से एक्सीलरेटर को घुमाते चले गए और स्पीड बढ़ता चला गया, तो वेग में परिवर्तन होता चला गया, जिसको हम लोग त्वरण बोले। अब क्या हुआ कि एकाएक से आगे में गाय या भैंस आ गई, तो हम लोग ब्रेक लेंगे ना, तो ब्रेक लगाए जैसे ही तो थोड़ा दूर जाके रुक गया। वो 40 किलोमीटर से जो है एकाएक 30 20 10 बंद हो गया, तो वह जो माइनस हुआ वो कम हुआ, उसको रिटार्डेशन यानी मंदन बोले, ठीक है। एक्सीलरेशन त्वरण ये खत्म हो गया है, ठीक है। और अब हम लोग अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, एक पूछा गया था सवाल, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 2 पॉइंट और समझाना है, एक होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। इतना सवाल पूछा गया है कि मैं आपको खुद बीपीएससी टीआरई 1 2 3 का दिखा दूंगा, आपको जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें भी उठा के पूछा है केंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। देखो कितना हल्का सवाल है समझाने के लिए। इसका सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, फोर्स, ठीक है। और इसका सेंट्रीपिटल ये टी है, ठीक है। चलो मैं आगे बताता हूँ। देखो ये अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछता है।
ठीक है। इसी से स्यूडो फोर्स भी आता है, ये सब भी पूछता है, और बैंकिंग ऑफ रोड भी इसी में है, ठीक है। तो मैं कुछ समय और लूंगा, इसको भी समझा दूंगा। अब ध्यान से समझो, अब केंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। अभी मतलब अंदर, अभी मतलब अंदर, ठीक है। देखो, यह बल एक वस्तु को वृत्त के केंद्र की ओर खींचता है। देखो, पहली बात तो आप याद रखो, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल हमेशा वृत्ताकार पथ पर ही लगेगा। यह कहाँ लगता है? वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर। इसलिए आप इसका परिभाषा लिखो तो यहाँ लिखना है, ये वृत्ताकार पथ पर एक वस्तु को वृत्त के केंद्र की ओर खींचता है। यहाँ भी वृत्ताकार पथ पर वृत्त की केंद्र से दूर की ओर बल लगता है, जिसे अपकेंद्रीय बल। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक बिंदु है यहाँ, ठीक है, सेंटर, इसका सेंटर, यह एक वृत्ताकार पथ है, यानी यह एक रोड है। यह क्या है? रोड है, सर्कल है, रोड है, ठीक है, वृत्ताकार रोड है, वृत्त के आकार का रोड है, ठीक है। और ये आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से, यानी केंद्र से दूरी है। आर रिप्रेजेंट कर रहा है केंद्र से दूरी की, ठीक है। और यहाँ एक गाड़ी है एम, वह जो है इस पथ पर चल रही है, ठीक है। अब इस पथ पर चल रही, मान लो ऐसा कोई पथ है घुमा हुआ, अब उस पे जो है गाड़ी चल रही है, ठीक है, ठीक है, गाड़ी चल रही है। अब यहाँ पे एक बल लगता है जो भीतर की ओर लगता है, जिसको अभिकेंद्रीय बल, और एक बाहर की ओर लगता है, जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो बल भीतर की ओर लगेगा उसको क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय, और जो बाहर की ओर लगेगा उसको क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय बल कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। एक वस्तु को, सॉरी, वृत्ताकार पथ पर, वृत्त के आकार का पथ है, उस पर एक वस्तु के वृत्त को केंद्र की ओर खींचता है। ये केंद्र, यह जो वस्तु चल रही है ऐसे घूमेगी, ठीक है। अब यह ऐसे घूमेगी तो इसको एक बल लगेगा जो भीतर की ओर खींचेगा, ठीक है, जिसके कारण गाड़ी उधर गिर ना जाए, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई पहाड़ है, उस पर वृत्ताकार इस तरह से बना हुआ है, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बना हुआ है। अब उस पे जो गाड़ी ऐसे ऐसे चलेगी, अगर उसको भीतर से बलने लगेगा तो बाहर की ओर गिर जाएगी, है ना। इसीलिए उस पे एक बल जो है, जो यह घूम रही है एम वेलोसिटी से, एम जो घूम रही है एक गाड़ी, अब उसको एक बल लगता है, वो भीतर की ओर लगता है, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। और एक आभासी बल है, आप समझ लो, ये अपकेंद्रीय बल जो है इसको आभासी बल भी कह सकते हैं। आभासी बल, ठीक है। आभासी बल क्या होता है कि आभासी बल है जो अपकेंद्रीय बल को आभासी बल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, आप समझ लो, एक गाड़ी है, वह एक वृत्ताकार पथ पर चल रही है, घूम रही है, ठीक है। अब उस पे एक बल अंदर की ओर लगा जो उसको मास सेंटर की ओर खींचेगा। सेंटर की ओर जो खींच रहा है उसको हम लोग बोले अभिकेंद्रीय बल। और जो सेंटर से बाहर की ओर एक बल लगेगा जो बाहर की भी ओर खींचेगा, जो आभासी बल कहते हैं, ठीक है, उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, वो बाहर की ओर खींच रही है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा मौत का कुआं कैसे काम करता है, वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है, ये सब इसी सब पे काम करता है, ठीक है। एक तो भीतर की ओर खींच रहा है, और एक किधर खींच रहा है? बाहर की ओर। भीतर की ओर जो खींच रहा है उसको हम लोग बोले सेंट्रीपिटल फोर्स, सीपी। और एक जो है बाहर की ओर खींच रहा है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोले, ठीक है। ये सीपी और सीएफ मैंने लिखा है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बोलेंगे जो अंदर की ओर खींचेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको खींचेंगे जो बाहर की ओर खींचता है। लेकिन यह दोनों फोर्स हमेशा जो है वृत्ताकार पथ पर ही लगेगा, ये बात को याद रखिएगा। और ऐसा जब भी बनता है ना, तो इसका एक सूत्र होता है, ठीक है। ऐसे केस में बल हमेशा बराबर लगेगा, ठीक है। ऐसे केस में बल कैसा लगेगा? बराबर लगेगा, बराबर लगेगा। ऐसे केस में क्या होगा? बल हमेशा बराबर लगेगा। अब बल का सूत्र क्या होगा? बल का इंग्लिश होता है फोर्स, फोर्स बराबर mv²/r। तो ये सर एफ क्या है? ये है फोर्स, ठीक है, एफ क्या है? फोर्स। एम क्या है? एम है मास, भी क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। मास माने द्रव्यमान, फोर्स माने बल, वेलोसिटी मतलब वेग, ठीक। आर था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, समझ गए? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यही बात लिखा हूं मैं यहाँ, अच्छे से लिखा हूं, वहां मैंने जल्दी में लिख दिया, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर,
ऐसे केस में जब भी गाड़ी घूम रही है और ऐसे केस में जब भी बल लगेगा तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल हमेशा बराबर लगते हैं, ठीक है। जितना अभिकेंद्रीय बल लगेगा उतना ही अपकेंद्रीय बल भी लगेगा, बाहर भी खींचेगा और अंदर भी खींचेगा, जिसके कारण पथ पे गाड़ी जो है आसानी से चलेगी, ठीक है। ठीक है, ये समझ गए। कौन सा सूत्र लगाते हैं तो F बराबर mv² का सूत्र लगाते हैं, जिसमें F फोर्स है, m मास है, b वेलोसिटी है और r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है। यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए। अब देखो बैंकिंग ऑफ रोड तो समझेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ एग्जांपल समझ जाते हैं ताकि अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय खत्म ही हो जाए, ठीक है। देखो एक है वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन पहले देखो काम कैसे करता है, ठीक है। एक लगा रहता है और उसमें कपड़ा जो है इस प्रकार से घूमता है, ठीक है। जो कपड़ा जो ऐसे ऐसे घूमता है वह बाहर की ओर फेंकता है, बाहर की ओर फेंकता है। जब बाहर की ओर बल लगता है तो उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। जो बल बाहर की ओर लगता है उसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल यानी वॉशिंग मशीन किस बल पे काम करता है तो अपकेंद्रीय बल पर काम करता है, ठीक है। दूध से मक्खन को अलग करना, दूध से जो मक्खन को अलग करता है यह भी अपकेंद्रीय बल पे ही काम करता है। मौत का कुआं आप लोग देखें इस प्रकार से बना रहता है और इसमें जो गाड़ी का स्पीड करता है तो इसी के ऊपर ऊपर घूमता है। यह भी इसीलिए घूमता है क्योंकि एक बाहरी फोर्स लगता है, एक बाहर से बल लगता है। ऐसे ऐसे घूमते हुए ऊपर जो जाता है वो क्यों जाता है, क्योंकि उस पर एक बाहर का फोर्स लगता है जिसके कारण वह ऊपर घूमता है, घूमते घूमते ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। एक बाहर का फोर्स लग रहा है इस प्रकार से, इसलिए वह अपकेंद्रीय बल होगा। यानी मौत का कुआं भी अपकेंद्रीय बल, दूध से मक्खन को अलग करना भी अपकेंद्रीय बल, वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीय बल होगा, ठीक है। एक है एक तारे की परिक्रमा करता हुआ ग्रह, एक तारे की, देखो तारा है सूर्य, मान लेते हैं कि एक तारा है सूर्य और सूर्य का चक्कर जो है बाकी ग्रह लगा रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी सब जितने भी 8 ग्रह हैं ये सभी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य के चक्कर क्यों लगा रहा है, हम लोग पढ़े हैं ना कि सूर्य जो है अपनी ओर खींचता है, उस पे एक बल लगता है जो अपनी ओर खींचता है। सूर्य की ओर खींचने के कारण ये सभी अपने अपने पथ पे घूमते हैं, इस पे एक बल लग रहा है जिसके कारण यह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो जब अंदर की ओर बल लगता है तो उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, यानी एक तारा की और परिक्रमा करता हुआ ग्रह जो होगा उसको बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल मैंने आपको समझा दिया, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो तो आप उसमें कमेंट कीजिएगा, फिर मैं कल जो कमेंट जिस दिन देखूंगा उसके अगले दिन मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो आपके लिए उस वीडियो में आपको अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल का कुछ और एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक है। मैंने समझाया वॉशिंग मशीन मौत का कुआं ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसमें बाहर की ओर बल लग रहा है इसलिए ये सब घूम रहे हैं, तो इसको अपकेंद्रीय बल बोलेंगे, ठीक है। और एक तारे की ओर परिक्रमा करता हुआ ग्रह अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि तारा है उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, अंदर से कोई फोर्स लग रहा है, जब अंदर से फोर्स लगता है तो उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। देखो भाई लोग मुझे ये लेक्चर यहीं खत्म करना पड़ रहा है, ठीक है। ये बैंकिंग ऑफ रोड से हम लोग कल समझेंगे, थोड़ा काम है इसलिए जो है यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है, जरूरी है, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड हम लोग कल पढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें, कम से कम 1000 लाइक्स 1000 सब्सक्राइब जरूर करें, इतना होने के बाद ही मैं आपके लिए लाइव क्लास लाऊंगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें, इसके अलावा कोई मजेदार कमेंट भी करना हो तो जरूर करें, ठीक है। सो धन्यवाद।